हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने यूपीटीजीटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स किए थे, जो कि 3 टॉपिक्स थे। उसमें 3 टॉपिक्स मींस जॉन मिल्टन थे, जॉन गेल्सवर्दी थे और 4 टॉपिक्स थे एक्चुअल में। और फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे एंड लास्ट वन इज़ विलियम शेक्सपियर। सो नाउ टुडे इज़ गोइंग टू डू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड लास्ट टॉपिक। बाकी जो टॉपिक्स हैं टीजीटी के वो तो आप इजीली कर सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर एंड अदर थिंग्स। बट ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में इंट्रो हमें मालूम होना चाहिए, और इसीलिए ये जो भी मैंने लास्ट क्लास में बनाया है, जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना हो, सिर्फ मेन हम टॉपिक पे बात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक यूपीटीजीटी 2022। इट मीन्स कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मे बी या तो नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट मंथ मीन्स या तो सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। और इसका जो सिलेबस है, एज आई टोल्ड यू दैट इट हैज़ कंसिस्ट 4 ऑथर्स एंड देयर इंट्रोडक्शन, देयर वर्क्स, देयर जो भी उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं उन सब के बारे में आपको मेंशन किया जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं और उनके बारे में किस तरह से स्टडी करें। सो लेट्स स्टार्ट। Life, causes, work, honors. As I told you in my first video that if we give intro or if we talk about any poet and any author, then we have to focus on 4 points: life, causes, work and honors. So now we come to the topic. Life के बारे में बात करते हैं इनके। तो was born in 7 April 1770. 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए थे। एट कहाँ पैदा हुए थे ये? कुकरमुथ इन इंग्लैंड। कुकरमुथ एक जगह है वहाँ पे इंग्लैंड में, जो कि मे बी लंदन से हो गया ऐसे कुछ 265 किलोमीटर दूर। सो कुकरमुथ में पैदा हुए थे वो। ही वॉज बॉर्न इन कुकरमुथ एंड डाइड इन 23 अप्रैल 1850। देखिए, अप्रैल को आप याद रखें या ना रखें, ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एट राइडल माउंट उनकी डेथ कहाँ हुई थी? राइडल माउंट एक जगह है दैट इज 40 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द बर्थ प्लेस। कुकरमुथ से 40 किलोमीटर में साउथ में है, ठीक है। एंड बोथ प्लेसेस आर सिचुएटेड इन द इंग्लैंड। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक। ही स्टडीड एट द सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। कहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी? सेंट जॉन्स कॉलेज में स्टडी की थी, जो कि कैम्ब्रिज में था। एंड ही मैरिड टू मैरी हच, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ हचिनसन है, सॉरी। उन्होंने मैरिड जब की थी तो जिससे मैरिड किया था उन्होंने, उनका नाम मैरी हचिनसन था। और मैरिज हचिनसन जो थी, जब इनकी शादी हुई तो उस समय जो एज थी विलियम वर्ड्सवर्थ की वो 32 थी। इट मीन्स कि 1802 में उनकी शादी हुई। और वर्ड्सवर्थ बिकेम अ फादर ऑफ फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड का नाम क्या था? एनी कैरोलिन। क्या नाम था? एनी कैरोलिन। और उसका बर्थ कब हुआ था? 1792 में। कब हुआ था? 1792 में। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि शादी 1802 में हुई और बच्चे का जन्म 92 में हो गया, कॉमन है वहाँ पे। टॉपिक पे आते हैं। हिज सिस्टर नेम वॉज डैरोथी वर्ड्सवर्थ। उनके सिस्टर का नाम था डैरोथी वर्ड्सवर्थ। इनकी बायोग्राफी में सिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सिस्टर का नाम था डैरोथी वर्ड्सवर्थ एंड एनेटिव वैलन। एनेटिव वैलन जो थी वो उनकी कॉलेज की फीमेल फ्रेंड थी। ये भी आपका नाम आ सकता है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वी डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन हिज लाइफ और इन हिज पर्सनल लाइफ। We are studying about him just for to attempt the exam, ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें और मार्क्स भी ला सकें। सो हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि उनकी फीमेल फ्रेंड का नाम क्या था, सिस्टर का नाम क्या था, बच्चे कितने थे, कब हुए, शादी कब हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, पहले बच्चे हुए, सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कॉजेस की क्या रीज़न था जो कि वो इंस्पायर्ड हुए या लिखते थे या किस विषय में लिखते थे। सो वी कैन सी दैट ही वॉज नोन एज पोइट ऑफ नेचर। देखिए, पोइट ऑफ नेचर का मतलब होता है प्रीस्ट ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का पुजारी।
उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। इनके साथ के कुछ पॉइंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है क्योंकि इन्होंने नेचर के लगाव को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट उन्होंने ये कहा है, आई हैव नॉट मेंशन हियर बट आई हैव मेंशन इन माय पीडीएफ, यू कैन सी इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो प्रीस्ट ऑफ नेचर उन्होंने लिखा है, सॉरी प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से उन्हें जाना जाता था। प्रीस्ट ऑफ नेचर मीन्स की पॉइंट ऑफ नेचर, और नेचर के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या थे, लिंक्ड थे, और इसी विषय में नेचर का जो उनका लगाव था उनसे, इसी विषय में उन्होंने नेचर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 4 पार्ट्स में मीन्स कि कुछ उनका कहना था कि स्टार्टिंग से नेचर जो है हमारी केयर करती है, फिर एक एज में वो हमारे साथ चलती है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इन्होंने 4 पार्ट्स में नेचर को डिवाइड किया है, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। टॉपिक ये है हमारा कि उन्होंने उस 4 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नेचर के नेगेटिव इफेक्ट को नहीं काउंट किया। आपको यह ध्यान रखना है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि नेगेटिव इफेक्ट को उन्होंने कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया। इनके साथ के, एज आई टोल्ड यू कि इनके साथ के जो कुछ पोइट और ऑथर थे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते थे, बट इन्होंने नहीं किया है। वो इसके नेचर के एग्रेसिव रोल को भी बताते थे कि नेचर अगर चाहे तो ये भी कर सकता है, बट ही नेवर डू दिस। नाउ वी कम टू द टॉपिक। सो ही यूज्ड टू राइट ऑन ब्यूटी एंड नीड ऑफ नेचर, इसलिए वो ब्यूटी और नीड ऑफ नेचर पे लिखा करते थे। किस पे लिखा करते थे? ब्यूटी और नीड ऑफ नेचर पे। देखिए ब्यूटी पे लिखने वाले एक और पोइट थे, उनका नाम था W.B. येट्स। क्या नाम था? W.B. येट्स। ये W.B. येट्स इतने ज़्यादा फेमस है कि इनकी पोयम आप 9th क्लास के NCERT बुक में भी देख सकते हैं, एंड इट इज़ द पोयम ऑफ चैप्टर पोयम 4, इट्स नेम इज द आइसल लेक ऑफ इनिस्फ्री, आई थिंक सो यही है। तो ये भी पोइट्री के, यानी ये भी नेचर के बहुत ज़्यादा फेवर में थे, और इनका मानना था कि इफ़ यू हैव लेजर टाइम, और लेजर टाइम मीन्स खाली समय, अगर आपके पास खाली समय नहीं भी है तो भी आप ऐसी जगह जाएं जो कि आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो। लेजर नाम की भी एक पोयम किसी पोइट के जरिए लिखी गई है, मे बी शायद यही थे पोइट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिज नेम। सो लेजर नाम की पोयम में भी यही कहा गया है कि आप नेचर से लिंक्ड रखें, नेचर से ही उसके पक्ष में हो और नेचर के साथ ही चलते रहें। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। ये W.B. येट्स भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स नाम इनका पूरा। So now we come to the topic. He was influenced by the French Revolution and as he did not want any nature harm. उनको नेचर से इतना ज़्यादा प्यार था कि उनके टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। As we know that he was born in 1770 and died on 1850 and French Revolution has been held in 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई वॉर होता है उसमें नेचर का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो उनको काफ़ी इस बात का दुख हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क पे। ही मेट कॉलरेज। देखिए कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दो नाम ऐसे हैं कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोस्ती मीन्स आप कह सकते हैं इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी जैसे आज के टाइम पे हम एग्जांपल देते हैं जय और वीरू, ठीक है, मोदी जी और मोटा भाई, तो इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी। सो एसटी कॉलरेज जो थे, एसटी कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज नाम था इनका पूरा। तो सैमुअल टेलर कॉलरेज जो थे वो उनसे कब मिले? 1795 में। कब मिले? 1795 में, मीन्स कि अपने बर्थ के 25 ईयर्स बाद वो मिले। किससे? एसटी कॉलरेज से। तो एट द एज ऑफ 25 ईयर्स लिख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी रहे। मे बी आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। 25 ईयर्स की एज में उससे मिले, और उसके 3 साल बाद ही उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोएम लिखना शुरू किया जिसे कहते हैं लैरिकल बैलेट्स। तो लैरिकल बैलेट्स एक उनके दोनों फ्रेंड का आपस में एक कॉम्बिनेशन था कि हम दोनों मिलके एक ऐसा काम करते हैं कि चलो इसे स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कि इट इज द कंपोजिशन एंड कह सकते हैं कि बॉक्सिंग, सॉरी कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में पूरा एक कंपोज करना, यानी कि एक कंटेनर टाइप में होना कि एक ही चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल दी हो, तो उसे कहते हैं
सीरीज ऑफ पोएम, यानी कि आपने एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं फॉर कह सकते हैं कि मैनी इन वन, ये कह सकते हैं। तो बहुत सारे पोएम जो थे उन्होंने एक ही उसमें डाल दिया, जिसको कहा गया लिरिकल बैलेड्स। सो लिरिकल बैलेड्स जब इन्होंने लिखा तो इन दोनों का पर्पस ये नहीं था कि फर्स्ट टाइम में ही ये बहुत ज़्यादा लॉन्च्ड हो जाएगा या फेमस हो जाएगा या प्रेज्ड किया जाएगा, ऐसा नहीं था। सो उन्होंने इसी वजह से इस पोएम में ना अपना नाम डाला ना अपने फ्रेंड का नाम डाला। सो दिस पोएम वॉज ऑल्सो कैन बी से दैट द पोएम विदाउट नेम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोएम विदाउट नेम किसे जाना जाता है, देन यू विल टिक द आंसर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स को जो उसका फर्स्ट एडिशन था, आपको यह भी ध्यान रखना है कि लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन थे। फर्स्ट एडिशन में नाम नहीं मेंशन किया गया था। सो वी कैन ऑल्सो से दैट नेमलेस पोएम। दोनों में से किसी का नाम नहीं था, प्रीफेस भी नहीं था उसमें। प्रीफेस मीन्स की प्रस्तावना जो होता है, इंट्रोडक्शन वाला जो पेज होता है, कंटेंट वाला जो पेज होता है। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक कि हमें इतना पता चल गया कि इसे नेमलेस पोएम कहा जाता है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा कि फर्स्ट एडिशन जो था इनका नेमलेस पोएम था। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो एसटी कॉलेजिस्ट थे, इन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जो इनकी एक प्रसिद्धि वाली जो फेमस वाली जो पोएम्स हैं उनको इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर आता है। वो एक अलग टाइप की पोएम है, वो आप पढ़ेंगे, वो भी अच्छी पोएम है। मे बी आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो इफ़ यू आर इन BA ऑनर्स, MA इंग्लिश और एनी अदर क्लासेस दैट इज लिंक टू द इंग्लिश। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक कि ये तो ठीक है, इनके फर्स्ट एडिशन में फर्स्ट स्टोरी जो थी वो कॉलरिज की थी, लेकिन इसी सेशन में लास्ट स्टोरी जो थी वो किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थी उसका नाम था टिंटिन एबे। तो टिंटन एबे जो था, ये पोएम एक ऐसा पोएम था जो कि नेचर से रिलेटेड था। क्यों था? बिकॉज वर्ड्सवर्थ वॉज द फॉन्ड ऑफ नेचर एंड लिव इन नेचर। सो वी कैन से दैट every writings that he had been written in his life, the most of writings were related to his nature and the praise of nature and काइंड ऑफ नेचर कह सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। द लार्जेस्ट पोएम ऑफ, अब इस पे आते हैं द लार्जेस्ट पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखिए वर्ड्सवर्थ की लार्जेस्ट पोएम का नाम क्या था? इसका इनके जो लार्जेस्ट पोएम का नाम था वो प्रील्यूड था। अब ये प्रील्यूड जो पोएम था, ये देखिए एक्चुअल में तो क्या हुआ कि 1850 में ही पब्लिश किया गया। क्यों किया गया? इससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखा कब गया था। मैंने नाम मेंशन किया है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज रिटन ऑन 1792 के आसपास लिखा गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि 1792 के आसपास आपकी ये पोएम लिखी गई थी। तो सोचिए 1792 के आसपास कोई पोएम स्टार्ट हुई है और ख़त्म कब हुई? 50 पे, इवन आफ्टर हिज डेथ। और अगर डेथ के बाद ख़त्म हुई तो पब्लिश किसने करवाया? हिज वाइफ मैरी ने पब्लिश करवाया था इसे। सो इसीलिए इसे कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट पोएम है उनकी लाइफ का। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि लॉन्गेस्ट पोएम अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे? प्रील्यूड। द प्रील्यूड लिखेंगे, जो कि पब्लिश कब हुई थी? 1850 में हुई थी, आफ्टर हिज डेथ बाय हिज वाइफ मैरी के द्वारा उसमें पब्लिश किया गया था। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑनर्स। उन्हें ऑनर्स क्या मिला? इन 1843 ही बिकेम अ पोइट लॉरिएट। देखिए पोइट लॉरिएट क्या होता है? देखिए पोइट लॉरिएट एक तरह की पोजीशन होती है, एक तरह की उपाधि होती है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे हमारे यहाँ पोइट लॉरिएट जो होंगे, कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, ठीक है। तो ये पोइट लॉरिएट उन्हें कहा जाता था एक तरह से नेशनल पोइट को पोइट लॉरिएट कहा जाता है। तो उन्हें नेशनल पोइट यानी कि पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई कब? 1843। आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और अजीब बात यह है कि जब इनको ये उपाधि दी गई थी तो ये लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा आई हैव बिकम एजेड एंड नाउ आई कांट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलेटेड टू पोइट्री। So now we come to the next topic. Important work of his life was lyrical ballads. As I told you कि lyrical ballads उनका काफ़ी important work था. That was works of two poets. मैंने आपको ये बता दिया कि दो poets का क्या था वर्क था ये. That is first
वर्क वॉज ऑफ कॉलरिज, इसमें फर्स्ट वर्क जो किया गया था कॉलरिज का किया गया था, और इसमें क्या किया था एनिशेंट राइम ऑफ एनिशेंट मैरिनर लिखा गया था, एंड द लास्ट वॉज ऑफ वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, और लास्ट वर्क जो जिसका था वो टिंटन एबे का था। द सेकंड एडिशन वाज नोन एज द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, और जो इनका सेकंड एडिशन था उसे प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट में तो उन्होंने अपना नाम ही नहीं डाला था, उन्हें यकीन ही नहीं था कि ये चीज पब्लिश हो पाएगी। सो आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। लाइफ के बारे में बात करें तो बॉर्न कब हुए थे वो 7 अप्रैल 1770 को, और कहाँ हुए थे? कुकरमुथ में हुए थे। कुकरमाउथ वहां पे एक जगह है इंग्लैंड में, और ये डेथ कब हुई थी इनकी? 1850 में हुई थी। ये जगह का नाम है राइडल माउंट, राइडल माउंट में हुई थी, दैट इज 40 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द हिज बर्थ प्लेस। नाउ ही, अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी उन्होंने कहाँ की थी? जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज से की थी, जो कि कैम्ब्रिज में है। ही मैरिड टू मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन से उन्होंने मैरिड की थी एट द एज ऑफ 32। कब की थी? 1802 में उन्होंने शादी की थी उससे, और वो एक बच्चे के फादर बने जो कि फीमेल चाइल्ड के फादर बने थे। उस फीमेल चाइल्ड का नाम था एनी कैरोलिन। एनी कैरोलिन जो थी वो उसका बर्थ कब हुआ? 1792 में। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शादी 1802 में हुई या बच्चा 1792 में हो गया। चलिए, सिस्टर का नाम क्या था इनके? डैरोथी वर्ड्सवर्थ था, और एनएलटी वैलोन जो थी इनकी फीमेल फ्रेंड थी कॉलेज की। कॉजेस क्या थे लिखने के? ही वॉज नोन एज पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था उन्हें, यानी कि प्रीस्ट ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के पुजारी के नाम से जाना जाता था। ही वॉज वेरी कनेक्टेड टू द नेचर, सो ही यूज्ड टू राइट ऑन ब्यूटी, ऑन नीड ऑफ नेचर। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। रीज़न ये था कि कोई ना कोई, जब भी कोई वॉर होता है किसी न किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करता है, खास करके नेचर का, प्रकृति का नुकसान करता है। चलिए वर्क देखते हैं। ही मीट सेंट कॉलरिज, एसटी कॉलरिज। कॉलरिज से वो कब मिले? 1795 में मिले, जब उनकी एज 25 ईयर्स थी। एंड रोट लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स उन्होंने लिखा, और लिरिकल बैलेड्स जो था एक तरह से सीरीज ऑफ पोएम था। बाकी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। और अगर उनकी लॉन्गेस्ट पोएम की बात करें तो लॉन्गेस्ट पोएम नाम है उनका प्रील्यूड है, जो कि 1792 में उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो उनके डेथ के बाद रिलीज हुआ। और एक्चुअल में ये पोएम ये था इनका कि सेमी बायोग्राफिकल पोएम था ये। सेमी बायोग्राफिकल पोएम क्या होता है? सेमी बायोग्राफिकल पोएम उसे कहते हैं कि ऐसा पोएम जो हमारी बायोग्राफी भी बताए और उसमें थोड़ा सा फिक्शनल वर्ड भी आप डाल दें, फिक्शनल इवेंट्स डाल दें, फिक्शनल वर्ड भी डाल दें, तो उसे कहते हैं सेमी बायोग्राफिकल पोएम। तो 1850 के बाद वो पब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था, किसके द्वारा हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि 1843 में वो पोइट लॉरियाट बने। पोइट लॉरियाट हमें याद रखना है कि क्या होता है। तो पोइट लॉरियाट बने, उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक आज अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और कोई भी क्वेरी है या कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था वो से मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी हमने इसको करवाया है इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने PDF फॉर्म के लिंक में डाल दिया है। आप इसे ओपन करेंगे आपको दिख जाएगा। और जो इससे रिलेटेड टॉपिक बनाए हैं, यानी कि जो जॉन मिल्टन थे और जॉन गैल्सवर्दी थे, तो ये तीनों आपको एक ही PDF में मिल जाएगा, और वो तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। हम जल्द मिलते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।